हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 19 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 20 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए परीक्षा में जाने से पहले इन सभी मॉडल पेपरों का आपको टेस्ट है वो देकर जाना है और अपना भविष्य दोस्तों सुरक्षित करना है। अगर आपने पिछले 19 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है 20 नंबर का मॉडल पेपर का। देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने अखिल भारतीय शोध विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय शोध विद्वानों के शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? तो ये की थी दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 से 7 मार्च तक की थी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है दोस्तों किसने? तो वो कीमा रीता शेरपा ने बनाया है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने 29वीं बार कदम रखा है दोस्तों इतिहास में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? बताइए, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रभा वर्मा को। किसको? प्रभा वर्मा को। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों भारत की रैंक है वो 10वीं रैंक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10वीं रैंक है। आगे देखिए यहाँ पे, और इसमें रूस है वो पहले स्थान पर है साइबर क्राइम में। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में समाचारों में रही आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आदित्य योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है आदित्य योजना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मंगोल सेना पर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल शंकर। मूल शंकर था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मूल शंकर। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते हैं कि संविधान ऐसा करे। बताइए, कौन सी पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे? कौन सी पत्रिका में? राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट आगे देखिए, और भी दोस्तों गांधी जी की अन्य पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें थी, जैसे हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की पुस्तक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है चेलावास के युद्ध में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 सितंबर को दोस्तों 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध लड़ा गया था चेलावास का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये नेतृत्व है वो किसने किया था? तो ये सरदार पटेल ने किया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सरदार पटेल ने।
11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने वीर भारत सभा का गठन किया था? वीर भारत सभा का जो गठन है वो दोस्तों केसरी सिंह बारठ ने किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 तक निम्न में से कौन सी रियासत या रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी? बताइए कौन सी रियासतें या भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई है? बताइए नहीं हुई थी 15 अगस्त 1947 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों रियासतें दोस्तों भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में प्रचलित भू निर्धारणों की पद्धति या पद्धतियां प्रचलित थी? बताइए भारत में प्रचलित भू निर्धारणों की पद्धति स्वतंत्रता के समय थी तो वो थी दोस्तों जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों तीनों ही थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ है ये कालीबंगा? तो ये सभ्यता स्थल है और ये हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराठ में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बैराठ में। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक है राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? बताइए कौन सा शासक है यादव राजवंश से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाटी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों भाटी राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है और ये चंद्रवंशीय यादव सरदार भट्टी ने 285 ईस्वी में भटनेर जो वर्तमान में हनुमानगढ़ है यहाँ साम्राज्य स्थापित करके दुर्ग बनवाया था और उसके वंशज दोस्तों भाटी कहलाए। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है? राजस्थान की सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल टोड ने माना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नल जेम्स टोड ने। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, नटानियों की हवेली कहाँ स्थित है? नटानियों की हवेली दोस्तों जयपुर में है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। आगे देखिए, लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया लघु चित्रकारी की कला को भारत में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुगलों के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मुगलों के द्वारा। आगे देखिए, ब्लू पोट्री किसका एक पारंपरिक शिल्प है? तो ये दोस्तों जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों ये ब्लू पोट्री है, ये महाराजा राम सिंह के समय दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी और ये मूल रूप से चीन और फारस की कला है जो मुगलों के समय भारत आई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, वात साहित्य से हास्य है। वात साहित्य से क्या हास्य है? तो दोस्तों वात का मतलब होता है कथा या कहानी, कथा या कहानी। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? बताइए कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है श्रावण महीने में। दोस्तों श्रावण महीने के अंदर श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये छोटी तीज यानी कि श्रावणी तीज है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रयोग किया जाता है झांझ नामक वाद्य यंत्र के साथ? बताइए कौन से नृत्य का प्रयोग झांझ नामक वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा नृत्य? तो दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं व्यवसायिक मनोरंजन नृत्य, जिसको कच्ची घोड़ी बोलते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में दोस्तों झांझ का प्रयोग है वो करते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है झालावाड़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। ये भवानी नाट्यशाला है कहाँ पर? तो ये झालावाड़ जिले में। आगे देखिए यहाँ पर
25 नंबर का प्रश्न है, बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद आभूषण तो दोस्तों ये महिलाओं की भुजा में पहने जाने वाला आभूषण है, तो यहाँ पर भुजा का आभूषण है ये। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर प्रश्न है, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानाबाई का जन्म है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये हरनावा नागौर में, यानी कि अभी वर्तमान में दोस्तों ये हरनावा है, ये डीडवाना कुचामन जिले में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है हरनावा में हुआ था रानाबाई का जन्म, और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शिला देवी का मंदिर है किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर है वो कौन से किले में स्थित है? तो यह आमेर में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आमेर। 28 नंबर का प्रश्न है, ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन कस्बा मांडलगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मांडलगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में वर्तमान विद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो की थी अर्जुन लाल सेठी ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अर्जुन लाल सेठी ने। 30 नंबर का प्रश्न है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, कौन से जिले की थी? तो ये डूंगरपुर की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डूंगरपुर की। रास्तापाल कांड हुआ था, सभी को पता ही होगा। आगे देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों शोभाराम कुमावत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शोभाराम कुमावत है ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें। और आपको टेस्ट है वो पूरा देना है, और आरएस के मॉडल पेपर, आरएस प्री के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है। अपना एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, और जल्दी ही सीईटी 10+2 के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी जाएगी। आगे देखिए, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बताइए, रायसीना हिल, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये अरावली का अंतिम छोर, यानी कि यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मावठ। और दोस्तों ये रबी की फसल के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, और ये पश्चिमी विक्षोभों से इसमें वर्षा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तटीय लैगून झील यानी कि खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ है? ओडिशा में है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, नैनीताल में इसकी स्थापना है वो की गई थी, और वर्तमान में ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, किसके द्वारा? भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, किसके द्वारा? तो ये किया गया है योजना आयोग द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, योजना आयोग द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कहां पर है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों बताइए क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मर्ग, मर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मर्ग। और उत्तराखंड में इनको बोलते हैं बुग्याल या प्यार, या बुग्याल या प्यार। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत संयंत्र गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के स्रोतों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश। ये गर्म पानी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये याद रखना। ये भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में ये स्थित है और यहाँ है गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना है वो कौन से वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1854 में। आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न है, भारत में हवाई अड्डों का प्रबंधन किया जाता है। भारत में हवाई अड्डों का प्रबंधन किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों AA द्वारा, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों हवाई अड्डों का प्रबंधन है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवगठित जिलों के पश्चात सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। नवगठित जिलों के पश्चात सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला है तो वो है दोस्तों जयपुर ग्रामीण। कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। ये दोस्तों 10 जिलों के साथ में अपनी सीमा है वो बनाता है। यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मालपुरा करौली का मैदान ये बनास बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है। और इस क्षेत्र में दोस्तों टोंक, केकड़ी, अजमेर, सवाईमाधोपुर और करौली का भूभाग आता है। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है दोस्तों BWHW। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, BWHW यानी कि उष्ण शुष्क प्रदेश। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है? किस झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोलायत झील में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलायत झील बीकानेर में। ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम है वो स्थित है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पेग्मेटाइट। पेग्मेटाइट, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पेग्मेटाइट। आगे देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 48 नंबर प्रश्न है, किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना स्थित है? कौन से जिले में सरिस्का बाग परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर में। आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, माही कंचन एवं माही धवल निम्न में से किस फसल की प्रमुख किस्म है? ये तो सभी को पता होगा, माही कंचन, माही धवल ये दोस्तों किसकी किस्में हैं? तो ये मक्का की किस्में हैं। किसकी? मक्का की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। तो ग्रामीण महिला साक्षरता, देखिए महिला साक्षरता तो आप सभी को पता है कि 52.1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण महिला साक्षरता पूछा है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों इसमें कौन सा? तो वो है 45.8%। 45.8% है ये दोस्तों, क्या है? ये ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है झुंझुनू, 86.8%। और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर सिरोही में है 64.6%। यहाँ पर जो ओवरऑल राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है तो वो है 45.8, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और नगरीय
कितनी हो गई है, 70.7। ये भी आपको याद रखना है, 70.7% ये है शहर की, और ग्रामीण की है दोस्तों 45.8। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, जेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? जेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डामोर जनजाति से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये मेला है, ये गुजरात के पंचमहल जिले में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों बेनेश्वर डूंगरपुर में भी दोस्तों ये मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के अंतर्गत निम्न में से किस जिले को शामिल किया गया है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के अंतर्गत निम्न में से किस जिले को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों इन सभी को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनी जी की नरसिया किस जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र है? 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनी जी की नरसिया किस जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अजमेर का। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर का। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है 5 रेलवे मंडल है वो अवस्थित है। जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और कोटा। ठीक है, शुरुआत में 4 थे, अब एक और आ गया, कोटा को बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? बताइए किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्य लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रिटेन के संविधान से। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, बिल्कुल है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए भारत के संविधान के सदा अंग रहे, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ अंग रहे हैं, सदा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो दोस्तों बिल्कुल संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। ये सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक नहीं है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही है? सिर्फ 2 नंबर का सही है। आप सभी को पता होगा कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो दोस्तों हटा दिया गया था, और उससे ठीक 2 संविधान संशोधन पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके अंदर दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य है वो जोड़े गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही क्या है, सत्य है, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार है, समानता का है, शोषण के खिलाफ अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की
संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है दोस्तों कितने दिन के लिए? तो अधिकतम 6 माह के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिकतम 6 माह के लिए। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, संविधान के मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मूल कर्तव्य अभी बताया मैंने आपको, 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए थे। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1976 के माध्यम से। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों सरकार या आयोग ने सिफारिश की थी, बताइए सरकार या आयोग ने सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मजबूत केंद्र की सिफारिश की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयोग का प्रमुख है वो दोस्तों नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? यानी कि केग जिसको अपन बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति योग्यताओं और कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो दोस्तों अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक गठित समिति के आधार पर दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, ठीक है, और उस समिति के निर्णय के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। टेस्ट आपको पूरा देना है मित्रों। आगे देखिए, भारतीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया 2006 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है? तो अपनाने की जो तिथि है वो है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा, देखिए लोकसभा में राजस्थान के कुल 25 सदस्य हैं। तो लोकसभा में तो राजस्थान के कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है, तो ये 200 विधान परिषद नहीं विधानसभा के 200 हैं, विधान परिषद राजस्थान में है ही नहीं। आगे देखिए लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 और 3, इसमें क्या है? सत्य है। सही उत्तर का अपने को चुनाव करना था, तो 1 और 3 यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद? तो वो है अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 ये विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है बेंच कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में स्थित है।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तें किसके द्वारा तय की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तें किसके द्वारा तय की जाती है? दोस्तों ये की जाती है राज्यपाल द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद दोस्तों 318 में, अनुच्छेद 318 में इसका वर्णन मिलता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों का कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर एवं जोधपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है दोस्तों। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है, तो ये कथन है दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होंगे। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर के नीचे नहीं होते, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए, इसमें आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है, 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए, उपाध्यक्ष 2 नहीं होते, इसमें 2 सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष नहीं होते। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, तो दोस्तों लोकायुक्त की जांच के दायरे के अंदर कौन कौन आते हैं? तो मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आते हैं, लेकिन इसमें राज्यपाल नहीं आता। तो यहाँ पर 1, 2, 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1994 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1994 में हुआ था। आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो दोस्तों वो सौंपेगा राज्य सरकार को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार को सौंपेगा अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान सूचना आयोग। यहाँ पे राज्यपाल मत कर देना। आगे देखिए, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 22। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 15 सदस्य होते थे, लेकिन दोस्तों शुरू में 15 सदस्य होते थे, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 तो लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देश की वृद्धि दर को बढ़ाना ये उद्देश्य है, कीमत स्थिरता ये भी है, राजकोषीय घाटा को कम करना ये दोस्तों मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का साख है, प्रवाह है, तो दोस्तों ये भी है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ये तो बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष पर आधारित होते हैं, वह कब से कब तक के मध्य होते हैं? राष्ट्रीय आय के आंकड़े ये तो सभी को दोस्तों बताने की जरूरत है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत कौन से पहलू शामिल है? राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत कौन से पहलू शामिल है? तो दोस्तों आर्थिक विकास या लोगों की आय में वृद्धि, बिल्कुल सही है। सामाजिक प्रगति में साक्षरता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान शामिल है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
87 नंबर प्रश्न है, चयनात्मक साख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है। चयनात्मक साख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मुख्य उद्देश्य है संवेदनशील वस्तुओं की सट्टा जमाखोरी को रोकना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें ईबे.कॉम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईबे.कॉम। 89 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य व वसूली मूल्य का निर्धारण करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य व वसूली मूल्य का निर्धारण करता है, तो वो कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कृषि मूल्य आयोग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृषि मूल्य आयोग। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों दूध से। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दूध से संबंधित है। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, उदारीकरण से अभिप्राय है। तो दोस्तों उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? दोस्तों इससे अभिप्राय है उद्योग तथा व्यापार के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, ये उदारीकरण से आशय है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो दोस्तों नर्मदा नदी यानी कि नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, तो वो जिला कौन सा है? वो जिला है दोस्तों इसमें कौन सा? बाड़मेर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर। आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1974-75 से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1974-75 से। आगे देखिए, राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोफतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है दोस्तों अलवर एवं जयपुर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर एवं जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है खेतड़ी क्षेत्र से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खेतड़ी क्षेत्र से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना का समर्थन किया है? निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना का समर्थन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये किया है एशियाई विकास बैंक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक। आगे देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को ये योजना है वो शुरू की गई है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, 243 जे अनुच्छेद में उल्लेखित पंचायतों के लेखा परीक्षण संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? 243 जे में उल्लेखित पंचायतों के लेखा परीक्षण संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका भाग है? तो दोस्तों ये भाग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है ये, ठीक है। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये किसके भाग है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उड़ने वाली मेमोरी है दोस्तों, उड़ने वाली मेमोरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रैम।
रैम है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताइए कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वो फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों? वो फॉर्मूला है इसमें कौन सा? तो वो है मैक्स B1:B5। ये दोस्तों मैक्स 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 का मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन में मिलता है। बताइए वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये मिलता है दोस्तों पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में दोस्तों ये वाटरमार्क ऑप्शन है वो मिलता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक कंप्यूटर को प्रभावी रूप से यूज करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? एक कंप्यूटर को प्रभावी रूप से यूज करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों क्या आवश्यक है? तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आवश्यक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर आवश्यक है। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे प्रेक्ष पात्र है और सूची सेकंड में विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी। यहाँ पर देखिए दोस्तों पृथ्वी जो ये प्रेक्ष पात्र यानी कि आप बोल सकते हैं इसको मिसाइल बोल सकते हैं, ठीक है। मिसाइल आप इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए पृथ्वी, जो पृथ्वी मिसाइल है ये कौन सी मिसाइल है वो अपने को यहाँ पर बतानी है। दोस्तों ये सतह से सतह पर मार करने वाला प्रेक्ष पात्र यानी कि मिसाइल है। सतह से सतह पर, पृथ्वी का मतलब जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रेक्ष पात्र है ये, ठीक है। तो पहला का पहला हो गया अग्नि। अब दोस्तों अग्नि, अग्नि है ये सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का जो प्रेक्ष पात्र है वो है दोस्तों ये अग्नि। आकाश, आकाश, आकाश का मतलब दोस्तों इसमें यानी कि सतह से हवा में मार करने वाला दोस्तों ये बहुलक्षक प्रेक्षास्त्र है ये आकाश। और नाग है ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला दोस्तों टैंक भेदी प्रेक्षास्त्र है। तो ये सारे के सारे दोस्तों इसमें क्या है? सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, चारों के चारों इसमें सही सुमेलित है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, बायोपायरेसी का अर्थ क्या है? बायोपायरेसी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग। आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग, ये है दोस्तों बायोपायरेसी, ठीक है। क्या है? बायोपायरेसी है। आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब प्रभावित होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब प्रभावित होती है, तो दोस्तों तब सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस ये राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक तरफ है यहाँ पे दोस्तों देखिए जीवाणु दे रखे हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और बैक्टीरिया। दूसरी तरफ है दोस्तों बीमारियां दे रखी है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर देखिए ये जो कालाजार है, ठीक है, ये क्या है? तो दोस्तों कालाजार ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है ये, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो बैक्टीरिया
बैक्टीरिया दे रखा है, तो दोस्तों ये बैक्टीरिया जनित रोग है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों तपेदिक। और फंगस जनित रोग कौन सा है, तो दोस्तों फंगस जनित रोग है वो दोस्तों जिसको आप बोल सकते हैं दाद, ठीक है। और वायरस वायरस इन्फ्लुएंजा है, ये वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट है, ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो दोस्तों किसकी उपस्थिति है, तो कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है, जो हाल ही में समाचारों में था। दोस्तों भुवन, भुवन का नाम सुना ही होगा दोस्तों आपने। तो ये है दोस्तों इसरो का भू पोर्टल, यानी कि जियो पोर्टल, जिसमें भारत के त्रिविम प्रतिबिंबन की क्षमता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, देखिए हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। मतक्के किस संधि का उदाहरण है, मतक्के कौन सी संधि का उदाहरण है। देखिए आपको जहां पर भी आपको दो मात्रा दिख जाए 90% दोस्तों उसमें वृद्धि संधि का प्रयोग होता है, और जहां पर भी एक मात्रा ऊपर दिख जाए उसमें गुण संधि। तो यहाँ पर डबल मात्रा आपको दिख रही है, वृद्धि संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मत प्लस एक के। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो वो कौन सी लोकोक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए कौन सी, तो वो है रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रस्सी जल गई ऐठन न गई। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए जो गुरु सेवा है, गुरु सेवा, ये यानी कि गुरु के लिए की गई सेवा, तो इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों, बाकी और किसी में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है, कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कनक, ये सोना, दतुरा और गेहूं, इन तीनों का अर्थ है वो दोस्तों, यानी कि कनक का अर्थ ये तीनों होते हैं, कनक भी होता है, दतुरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन सोम नहीं होता। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों अर्धशासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। दोस्तों आना जाना में अपेक्षित, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक निशान लगा लेना दोनों के बीच में, ये वाला आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं विभाजक चिन्ह या योजक चिन्ह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, योजक चिन्ह। आगे देखिए, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रुकावट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रुकावट। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा दोस्तों अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, देखिए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 351 दोस्तों, अनुच्छेद 351 यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा
का उल्लेख है वो दोस्तों इसमें गलत किया गया है। ये दोस्तों इसका संबंध है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है। तो ये तो इसमें पूरा ही गलत दे रखा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 124 नंबर का प्रश्न है, गलत पारिभाषिक शब्द युग्म है। तो गलत पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा होगा, देखिए रिजोइंडर। रिजोइंडर का मतलब दोस्तों यहाँ पर उत्तर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका सही अर्थ होता है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर होता है दोस्तों, ठीक है, इसका सही अर्थ है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे बोलते हैं अवार्ड मनसा गोचर। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 126 से 128 तक अपने को यहाँ पर पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों 3 प्रश्न पैसेज से संबंधित, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन ए दिल्ली कॉलेज? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा दोस्तों, फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहाँ पे देखिए, व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव द स्टूडेंट्स ही गेव देम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए लैंग्वेज एक्सरसाइज टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए सुटेबल जॉब। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहाँ पे देखिए, द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट्स टू इमेजिन दैट दे वर ऑलरेडी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है। देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमिनर गिवन द ऑप्शंस। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, डिटरमिनर का प्रयोग है वो करना है। अब साथ में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए खालिस्तान दे रखा है, आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड बट आई हैड। फिर देखिए दोस्तों ये दे रखा है खालिस्तान, टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज हर। आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड बट आई हैड टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज हर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो इसमें दोस्तों लिटिल का प्रयोग होगा, इसमें लिटिल का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए रिफ्यूज मना करने के भाव में दोस्तों नकारात्मक भाव आ रहा है, तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग होगा। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, ही जनरली गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग हो रहा है। नियमित कार्य कर रहे हैं कि यानी कि सुबह रोजाना है वो घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ पर गो वर्ब दे रखी है, तो इसमें क्या प्रयोग होगा? तो इसमें दोस्तों गोज, गोज का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए एलिविएट। दोस्तों एलिवेट का मतलब होता है एलिवेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना है ना, ये मतलब होता है एलिवेट का। और यहाँ पे देखिए एग्रावेट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना। क्या मतलब होता है इसका? बढ़ाना। ये विलोम शब्द है, इसका कम करना तो इसका बढ़ाना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, ही इज ए पर्सन हु डजंट ईट मीट, यानी कि एक वो जो मीट नहीं खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं?
यानी कि सीधा सा है, शाकाहारी बोलेंगे। शाकाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। उसको बोलते हैं दोस्तों वेजिटेरियन। यहाँ पे अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, ए लेटर और एडवर्टाइजमेंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल विथ इन ए ऑर्गेनाइजेशन इज, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों उसको बोलते हैं सर्कुलर। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे fill in the blank with the correct preposition from the given from the option given below। यहाँ पर देखिए, drew she drew the picture a crayon। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों क्या आएगा, तो इसमें विथ आएगा। क्या आएगा, विथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विथ ए क्रायन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसमें कौन सा, तो हो जाएगा देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी। तो इसमें हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 136 नंबर का प्रश्न है। अब अपने मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 2602 भागों में ब्याज पर दिए गए यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज के बराबर हो, तो दूसरा भाग कितना है, बताइए दोस्तों। ये प्रश्न है वो आप खुद कर लेना दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। थोड़ा सा लंबा सेटअप है, आज अपनी 2 क्लास है वो हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1600। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आएगा इसमें 1600। आगे देखिए, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़े जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है। यदि तार को वर्त के आकार में मोड़ा जाए तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। आप सबसे पहले इसमें वर्त का परिमाप का सूत्र लगाना है। तो 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है, और भुजा निकालेंगे तो दोस्तों ये 21 है, 121 है, तो ये 121 रूट में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, कितने का स्क्वायर है, तो 11 का। तो भुजा अपनी तो आ गई 11, परिमाप आ जाएगा दोस्तों 4 इंटू 11 कितने हो गए, 44। उसके बाद में दोस्तों वर्त की परिधि का सूत्र लगा लीजिए, तो 2 पाई आर बराबर कितना, 44। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। 2 पाई आर बराबर 44। तो इसको अपन दोस्तों 44 इंटू 7 को ऊपर ले लेंगे 22, और 22 इंटू 2 को नीचे ले लेंगे, तो अपनी आर निकल कर आ जाएगी। आर निकल कर आ गई कितनी, 7 आर निकल कर आ जाएगी। फिर पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा देना, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, आप वैसे कर लेना इसको। आगे देखिए, 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 16 इंटू 60 करेंगे। तो 16 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 960। 16 के 96। पाया गया कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक परीक्षार्थी का जो अंक है वो 87 के बदले 55 और दूसरे का 43 के बदले 59 लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 16 परीक्षार्थियों का सही कुल अंक निकालेंगे। तो यानी कि 960 है प्लस कितना है, 43 अंक है ना उसके, तो प्लस 43 माइनस 55 माइनस 59 और प्लस 87। ठीक है, बस इसको वो कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 960 और 43 कितने होते हैं, 960 है और दोस्तों 43 ये होते हैं 1003, और 1003 और 87 कितने होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 1090। तो ये हो गए दोस्तों 1090 माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस में क्या क्या थे, 43 और 59, सॉरी 55 और 59, तो इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 114। तो यानी कि 1090 में से 114 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो
तो ये बचे दोस्तों 976। कितने बचे? 976। अब 976 में 16 का भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 61। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक थैली में 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:5:6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपए हैं तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी? दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें अनुपात दे रखे हैं तो आप सिक्कों का भी अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5, 2, 1, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शन है, एक एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे देखिए, थैली में कुल 216 रुपए है, तो 5 के सिक्कों की संख्या, 5 के सिक्कों की संख्या दोस्तों इसमें कितनी हो जाएगी? तो इसमें दोस्तों जो 5 के सिक्कों की जो संख्या है वो 24 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 140 नंबर का प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9,000 मत मिले। इनमें से यानी कि इनमें 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया है। इनमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? सीधा सा है, अवैध मतों की संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो कुल मतों का 15% मत कितने थे? 9,000 थे, तो 9,000 का 15% कितना होता है? तो दोस्तों 1350। ठीक है, तो 1350 ये अपन ने निकाल लिया मान लीजिए। ठीक है, अब वैध मतों की कुल संख्या, तो 9,000 में से दोस्तों ये 1350 घटा दीजिए तो कितने बचे? तो ये बचे दोस्तों 7,650। 7,650। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला, तो दोस्तों 7,650 का आप सीधा सा है 52% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 52% निकाल लीजिए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले? तो पीछे बचे दोस्तों 48, तो आप 48 वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 52 निकालने की जरूरत नहीं है, या 48 डायरेक्ट निकाल लीजिए, या 52 निकाल के और 7,650 में से माइनस कर दीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो है 3,672। 3,672 अपना इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 141 नंबर का प्रश्न है। कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब है? दोस्तों यहाँ पर जल प्रतिबिंब कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर देखिए, इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा दोस्तों, ये देखिए उल्टा हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है, यानी कि 2 नंबर का, सॉरी, इसमें ये बनेगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये ए नंबर वाला, 1 नंबर का जो वो है ना, ये बनेगा 1 नंबर वाला डायग्राम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कथन दे रखे हैं दोस्तों, कुछ अभिनेता व्यापारी हैं। कुछ अभिनेता हैं वो क्या है? व्यापारी हैं। तो दोस्तों ये अभिनेता और ये व्यापारी, ठीक है, ये वह और ये अभिनेता। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं, तो सभी व्यापारी है वो क्या होते हैं? तो बुद्धिमान होते हैं, तो ये बुद्धिमान व्यापारी हो गया। ठीक है, ये बुद्धिमान। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी अभिनेता बुद्धिमान है, तो दोस्तों सभी अभिनेता हैं वो क्या है? तो सभी अभिनेता तो बुद्धिमान कहाँ है? तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। सभी व्यापारी अभिनेता है, तो सभी व्यापारी है वो अभिनेता है, वो इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष है वो निकलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और दूसरा भी दोस्तों इसमें देखिए, सभी व्यापारी अभिनेता है, सभी व्यापारी है वो अभिनेता है, सभी व्यापारी अभिनेता है, तो कुछ अभिनेता व्यापारी हैं, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। दोनों के दोनों है वो इसमें गलत हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, देखिए निष्कर्ष पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला को
उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद कौन सा होगा? दोस्तों ये देखिए, आप ये संख्या दिख रहे हैं R+JM, 2 डॉलर का निशान HQR। तो यहाँ पर इसको अगर अपन उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 10वां नंबर पर आएगा दोस्तों। इसमें क्या 10वें नंबर पर आएगा इसमें 7। ठीक है, 10वें नंबर पर दोस्तों इसमें आएगा 7 और 7 के बाद 5वां पद, तो इसमें F आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 144 नंबर प्रश्न है, EFGJLN और JKM ये दे रखा है। तो दोस्तों यानी कि जो जितने नंबर पर है उन सभी को टोटल करते जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं, E आता है कितने नंबर पे? तो E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे और G तो दोस्तों ये 7 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से 7 और JLN तो दोस्तों J आता है कितने नंबर पे? 10 नंबर पे और ये L आता है 12 नंबर पे और N है वो 14 नंबर पे। ठीक है, तो इनका टोटल कितना होता है? 36 और इनका कितना होता है? इनका होता है दोस्तों 18। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे GKM तो दोस्तों इसका टोटल होता है 7, 11 और 13। तो कितने होते हैं? 31। 31 दूनी 62 टोटल होना चाहिए। तो 62 टोटल किसका है? NVZ का। NVZ का दोस्तों सॉरी NVZ का टोटल है वो है दोस्तों 62 है। यहाँ पर B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो D नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक बार इसमें, हाँ देखिए इसमें सभी आकृति में दोस्तों ये सेम आकृतियां हैं, लेकिन इसमें तीसरे नंबर वाले में देखिए आपको एक अलग आकृति दिख रही है। तो यहाँ पर ये जो अपना 3 नंबर का यानी कि D नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बैक फाइल्ड शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो F के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों इसको अगर अपन शुरू क्रम वाइज लिखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि ABCDFGHIKLS लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F के दाहिने दूसरा अक्षर है वो दोस्तों K आएगा इसमें। तो यहाँ पर B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत क्रिकेट खेलने वालों को दर्शाता है, पंचभुज फुटबॉल खेलने वालों को दर्शाता है, वर्त हॉकी खेलने वालों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है। कम से कम 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 2 खेल खेलने वाले छात्रों की जो संख्या है वो दोस्तों इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच वाले सारे हैं उनको जोड़ दीजिए। तो एक तो 12 प्लस 7 प्लस 10 प्लस और 4 इनको जोड़ दीजिए। तो दोस्तों कितने हो गए? ये 12, 7, 10 और 4 इनको टोटल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये 7 लड़कियां हैं, इनको दोस्तों आपको बिठाना है तो ये आप आसानी से बिठा सकते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, इसमें G6 और G7 आएगा। ये पड़ोसन है। आगे देखिए X की ओर इशारा करते हुए Y कहता है कि X मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो Y की माँ का X से क्या संबंध है? तो दोस्तों वो संबंध हो जाएगा इसमें दादी नानी का। C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में वेनुस को दोस्तों 23, 61, 52, 220 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? यानी कि जो जितना नंबर पे है उसको लिख दीजिए। जैसे E है वो 5 नंबर पे है तो दोस्तों इसमें देखिए जैसे यूं V दोस्तों 22 नंबर पे आता है, 1 प्लस करके लिखा गया है। तो यहाँ पे 5 + 1 दोस्तों 6 और 1 में यानी कि सब में 1 प्लस करना है। तो दोस्तों 6, 2, 19, 21, 9 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें D नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर संख्या जो 20 है वो कंप्लीट करवा दी है। प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।